स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और जैसा आप सब जानते हैं, अपनी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसमें एक दो दिन हमने वीडियो नहीं डाले, उसके पीछे कुछ हेल्थ रीजंस थे, पर अब हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीक से फिर से एक बार कंटिन्यू वीडियो मिलने शुरू हो जाए। जैसे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इंटीग्रेशंस के ऊपर वीडियो बना दें, तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, उसके ऊपर बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स का है, और चैप्टर बी, इसके अलावा और चैप्टर भी ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बोर्ड है उसके अंदर ये 14 मार्क्स कवर करने वाला है। कितने मार्क्स कवर करने वाला है? 14 मार्क्स कवर करने वाला है। तो आपके सेक्शंस ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शंस में इस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आपको यह भी पता है कि जो आपकी 12th की बुक है उसमें क्वेश्चंस भी 300 और 400 के बीच में है बुक में, तो यानी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशंस के। उसमें से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे हर मेथड कवर हो जाए, और जो बोर्ड जिस पैटर्न्स पे क्वेश्चंस को पूछता है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सभी अच्छे क्वेश्चंस लेने की ताकि आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत आपको अगर बेसिक फॉर्मूले भी आते हैं, तो भी आप इंटीग्रेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले सेक्शंस ए स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस बोर्ड पूछने वाला है। सेक्शंस ए में कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। ठीक है, और जो सेक्शन बी है उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में एक 3 मार्क्स का, और सेक्शन डी में एक 4 मार्क्स का। यानी ए सेक्शन से लेकर डी सेक्शन तक ये कवर करेगा। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और पहला ही हमने ऐसा क्वेश्चंस लिया है जो बोर्ड 2013 यानी 2013 में पूछा हुआ है। तो जो भी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, और उसी पैटर्न्स पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशंस बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर्स है। अगर आप क्लास में फोकस नहीं करते हैं तो समझ में भी कम ही आता है। तो यहां से हम कोशिश करेंगे कम क्वेश्चंस में, जो 300 से 400 के बीच में जितने टोटल क्वेश्चंस हैं उसमें से हम 60, 70, 80 क्वेश्चंस, 70, 80 क्वेश्चंस कवर करके ढंग से इस चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। और जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसके बाद में पूरे चांस है कि सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के कवर हो जाएंगे अच्छे से और विद मेथड। तो हर चीज को हम बेसिक से समझेंगे, फॉर्मूले वगैरह सब हम साथ साथ देखेंगे, रूल भी साथ साथ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के साथ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये साइन किसका है? इंटीग्रेशंस का। हमने इसको किसके इक्वल मान लिया? आई के। आई का मतलब इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ठीक है, आपको गिवन है a की पावर में है 3 log x, a की पावर में क्या है? 3 log x इंटू dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ है, 1 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ है, फिर से चांस है पूछने के। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी log, आप ध्यान रखेंगे, जब भी log पावर की जगह आ जाए, किसकी जगह आ जाए? पावर की जगह। देखो a की पावर में हम कुछ भी लिखें, ये तो बेस है, और इसके ऊपर आप यहां जो भी वैल्यू भरोगे वो क्या आपकी पावर है, वो घात है। तो जब जब log कहां आ जाए? पावर में आ जाए, तो आपको एक log की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी आधारभूत जो प्रमेय है, जो गुणधर्म है, वो याद होना चाहिए log का। वो गुणधर्म क्या होता है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर में log x और बेस e। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि पावर की जगह log आ जाए, अब जो आपकी मेन वैल्यू है उसका बेस और log का बेस, यानी ये दोनों वैल्यूज log
आपकी वैल्यू का बेस और लॉग का बेस अगर मैच होते हैं, दोनों अगर सेम हैं, तो बाय प्रॉपर्टी ई से लॉग हो जाता है कैंसिल। तो लॉग के आगे जो भी वैल्यू होती है वही आपका आंसर हो जाता है। आज के दिन एक्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चंस में इतना समझने के बाद स्टूडेंट कई बार जल्दी कर जाते हैं और ए से देखो, यहां इस वैल्यू का बेस कितना है, ए। तो अगर पावर में लॉग आया है तो आप उस लॉग का बेस तुरंत चेक करें। तो आपको मोस्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस देता है तो बेस बिल्कुल एडजस्ट करके देगा। अगर यहां आपका ए है वैल्यू का बेस, तो लॉग का बेस भी ए ही आपको मिलेगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु जल्दी क्या करते हैं, ए से लॉग कैंसिल कर देते हैं और 3x लिख लेते हैं। इसको कितना लिख लेते हैं, 3x। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप ये प्रॉपर्टी कभी भी अप्लाई करते हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी, यहां जो ये लॉग है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और 1 कभी शो नहीं करते, 1 को हम कभी लिखते नहीं है। ठीक है, तो इस लॉग का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब लॉग का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। लॉग का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। तो यहां पे जो लॉग आया हुआ है इसके इनटू में कितना है, 3 है। तो यहां लॉग का कोफिशिएंट 1 नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको याद रखनी है कि यहां पे लॉग का कोफिशिएंट कितना बनाएंगे आप, 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। अब 3 हटेगा कैसे, तो उसकी एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है लॉग की, एन लॉग एम। यानी लॉग के इनटू में अगर कुछ भी आ रहा है तो वो वैल्यू के पावर में चला जाता है, यानी उसको आप लॉग के आगे ला सकते हो। यानी इसको लिख सकते हो लॉग एम की पावर एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम की पावर एन। तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, ए की पावर में ये 3 जो है ये लॉग के आगे आ जाएगा। यहां से लॉग को हटा के इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में लॉग एक्स की क्यूब, और बेस कितना है लॉग का, ए इंटू dx। यानी 3 को हमने हटा दिया। अब आपकी प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ए से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या रिटर्न में, जो यहां पे x की क्यूब जो होगा, यानी लॉग के आगे जो वैल्यू होगी वही आपका यहां आंसर आ जाएगा। तो आज के दिन कितना है, x की क्यूब इंटू dx। अब आपको बस किसका इंटीग्रेशन करना है, x की क्यूब का। अगर x की क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए x की पावर n का। ठीक है, अब तक सबको याद होगा इस टाइम तक। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यानी जो भी x की पावर होती है उसमें हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर को इंक्रीज करते हैं, यानी एक पावर और बढ़ा देते हैं। अगर पहले से n है तो कितनी हो जाएगी, n+1, और उतने का ही हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड। देखो n+1 यहां है तो नीचे डिवाइड भी n+1 का ही है। तो आज के दिन इस क्वेश्चंस में हमारे पास x की पावर कितनी है, 3 है। तो जब आप इस पे x की पावर n अप्लाई करोगे तो एक पावर और बढ़ा दोगे, तो ये कितनी हो जाएगी x की पावर, तो इंटीग्रेशन करें साइन तो हट ही जाएगा अपना, x की पावर 3। तो एक पावर और बढ़ा दोगे, 3+1 तो कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन नीचे भी कितना आएगा, 4 और प्लस में c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस आंसर के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या प्लस सी ना भी लिखे अलग अलग ऑप्शंस में, तो आपको वही ऑप्शन सही करना है जिसमें प्लस सी ऐड किया हुआ हो। ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर आपका ऐड होना चाहिए जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, एक तो e की पावर में log आए और बेस भी e हो तो आप x लिख सकते हैं, यानी log के आगे जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी से। और एक x की पावर n का इंटीग्रेशन, जो हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का,
इस पे जैसे और मैं एक दो एग्जांपल बताऊं आपको। कल को मान लो x की पावर 5 का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आज के दिन पावर कितनी है 5, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 6, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 6, जितनी पावर उतना ही डिवाइड कर देंगे आप, 6x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है, एक तो हम इंटीग्रेशंस बोलते हैं, उसी का जो दूसरा नाम होता है वो एंटी डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, ये बात सबको पता है। तो हम इंटीग्रेशंस का ही दूसरा नाम क्या लेते हैं एंटी डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रेशंस बोले बात एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव किसका बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। आई इक्वल हम मान लेते हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये जो फंक्शन है आपका रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका क्या बताना है एंटी डेरिवेटिव बताना। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ही बताना है, एक ही मीनिंग है दोनों का, एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रेशन से बोले एक ही मीनिंग है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन ही बताना है, ठीक है। तो रूट एक्स है, तो इन चीजों को ना इधर समझते हैं। अभी हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी पावर में हम एक और इंक्लूड कर देते हैं, प्लस 1 ऐड कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप रूट एक्स का करना चाहते हैं तो सबसे पहले रूट का मतलब x की पावर कितनी होती है हाफ होती है। रूट का ही मीनिंग क्या होता है x की पावर क्या होती है हाफ। आप रूट एक्स लिखें या x की पावर 1/2 लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, ये दोनों बात एक है। यानी आप रूट एक्स लिखना चाहें या x की पावर 1/2 लिखना चाहें, ठीक है ना, ये रूट में साइन हो गया, ये पावर में हो गया, ये दोनों का एक ही मीनिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको पता है यहां पे अगर ये आपके लिए क्या हो गया n हो गया, ये क्या हो गया n हो गया। अगर आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे इंटीग्रेशंस का तो x की पावर n प्लस 1, आज के दिन n कितना है यहाँ 1/2 है, प्लस 1 अपॉन देखो n प्लस 1 और नीचे कितना आएगा n प्लस 1 आएगा, यानी नीचे भी कितना आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब आप क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1/2 प्लस 1 दोनों ऐड होके एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3/2। अब ये जो 3/2 है ये इनटू में आएगा, इसके इनटू में पलट के आएगा तो कितना बोलेंगे 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c। अब आप ध्यान क्या रखेंगे हमेशा आगे जब भी ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो जितनी पावर आएगी x की, जैसे आज के दिन कितनी आई 3/2, उसका अपोजिट उसका उल्टा हमेशा इनटू में आएगा। अगर पावर 3/2 बन रही है तो इनटू में कितना आ जाएगा 2/3। धीरे धीरे इन चीजों को हम डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देंगे, तो आप चाहे प्रॉपर वे से आए या फिर धीरे धीरे सीधा लिखना सीख जाए। तो ये तो किसका इंटीग्रेशन था रूट एक्स का, है ना, हमने इसको बिल्कुल अलग से सीखा है। इसी में एक और सीखते हैं 1 अपॉन रूट एक्स का। किसकी बात करें हम 1 अपॉन रूट एक्स का। जैसे मैंने अभी बताया रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी होती है हाफ होती है, आप रूट लिखें या 1/2 लिखें। अब 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, जब तक एक्स नीचे है और उसके रूट वगैरह लगा हुआ है तब तक हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक बार नहीं है, हम बना लेंगे इसे एक फॉर्मूला धीरे धीरे। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इस पे अप्लाई x की पावर n कब अप्लाई होगा
जब ये x की पावर 1/2 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो यहां से नीचे से इसको उठा के ऊपर लेके चलेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। एक्सपोनेंट रूल से अगर नीचे x की पावर 1/2 है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी इंटू dx। अब भी आप इस पे क्या लगाओगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला। देखो ये n की वैल्यू आपकी, तो जैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर n कितना आया, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1 -1/2, देखो 1 प्लस का है और ये माइनस का 1/2 है, तो 1 में से हाफ कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, और नीचे भी कितना बचेगा, हाफ प्लस c। ये जो हाफ है ये 1/2 है, पलट के इंटू में कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2, और x की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है, √x। x की पावर 1/2 का नोटेशन हम क्या लिख सकते हैं, √x। तो हमें एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला आगे से याद रखना है इंटीग्रेशन के अंदर कि 1 अपॉन √x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 इंटू √x होता है। ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि हमें बार बार x की पावर n अप्लाई नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया, एक नया फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे हमेशा। क्या याद रखेंगे, dx अपॉन √x का इंटीग्रेशन होता है 2 इंटू √x प्लस c, 2 इंटू √x प्लस c। अगर इसमें थोड़ा बहुत और कोई चेंज करता है, कल को मान लो √x प्लस 1 लिख देता है, कितना लिख देता है, x प्लस 1 रूट के अंदर, तब भी आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू √x प्लस 1 प्लस c। कल को अगर इसको ऐसे भी लिखता है, +1 की जगह अगर -2 भी कर देता है, तब भी आप डायरेक्ट इसको 2 इंटू √x -2 प्लस c, ठीक है। तो कई स्टूडेंट अब क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि सर जो हम ये कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका जो पूरा बेसिक है वो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि 7.2 एक्सरसाइज में सीखते हैं, पर आप ये चीजें डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो कांस्टेंट चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कब तक ऐसा लिखते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, हर जगह नहीं लगाना आपको, कब तक इसको हम लिखते रहें, तो जब तक जो रूट के अंदर जो आपका फंक्शन बैठा है रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, रेखिक। अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है, अगर वो लीनियर है तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब सर लीनियर का मीनिंग क्या है, लीनियर मींस x की पावर 1 होनी चाहिए। देखो यह x की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 1 है। अगर 1 से ज्यादा हुई पावर या कम हुई तो फिर आपका फंक्शन लीनियर नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें जो आपको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाला फंक्शन हमेशा लीनियर होना चाहिए, और लीनियर मींस x की पावर 1 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा जाएगी तो फिर अलग मेथड यूज होंगे। तो ये तब तक डायरेक्ट शॉर्ट में तब तक काम करता है जब तक अंदर वाला फंक्शन कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे एक तो आपको √x का करना है और एक 1 अपॉन √x का करना है। इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, आप चाहो तो यहीं से इंटीग्रेशन कर दो इसका, और यहीं से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप सेपरेट करके, यानी इस फंक्शन देखो dx जो है वो तो इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है, तो हम इसके ना दो हिस्से कर लेते हैं, यानी दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं। √x का है ना हम अलग से करेंगे, √x dx इसका अलग करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 अपॉन √x इंटू dx इसका अलग करेंगे। तो अभी मैंने बताया था रूट मीन्स पावर कितनी होती है, हाफ, 1/2। तो इस पे x की पावर n लगा देंगे, तो जब आप इस पे x की पावर n लगाओगे तो रूट का मतलब पावर कितनी थी, हाफ, तो क्या लिखोगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस। अब ये हमने डायरेक्ट सीख लिया है, dx अपॉन √x कितना होता है, dx अपॉन √x होता है 2 इंटू √x और प्लस c। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2।
तो पलट के कितना आएगा, मैंने कितना बताया था 2y3 इंटू एक्स की पावर 3y2 प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो सही होने वाला है आपका ऑप्शन 2y3 इंटू एक्स की पावर 3y2 प्लस 2 एक्स रूट एक्स प्लस सी। तो इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए अभी तक हमने काफी टाइम ले लिया और क्वेश्चंस कवर कितने किए हैं, केवल 2। काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग की चीजें हैं। इंटीग्रेशंस बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, हर चीज, हर तरीके, हर मेथड, फॉर्मूले, याद रखने के तरीके, ध्यान रखने की चीजें ना, सब पे डिस्कशंस करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो हमें रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन रटने से नहीं आएगा। जो फील करेगा, जो क्वेश्चंस देख के पहचान जाएगा कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, वही करेगा। तो सारी चीजें हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो इसी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 और आप ये भी देख पा रहे होंगे आरबीएससी बोर्ड 2014 यानी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन आपका लिख रखा है sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो अपना फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबको समझ में आता है। और इंटीग्रेशंस के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे डिपेंड है क्वेश्चंस, वो थोड़े से आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, यानी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे। पहली बात, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारे पास अभी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का जो हम कर सके। यानी जब भी चीजें अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ रही हैं तो आप कोशिश करेंगे उनको न्यूमरेटर में लाएं। अब लाने के लिए देखो क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं। हमें पता है सेक स्क्वायर जो एक्स है वो होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सबको पता है 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक होता है साइन। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमने चेंज कर दिया। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है आपका, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये ऐसे अलग अलग कर सकते हो चाहो तो आप इनको समझने के लिए। तो इस सेक स्क्वायर को तो हमने पलटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर में, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर की जगह लिख लिया साइन स्क्वायर। अब कई कहेंगे सर देखो नीचे तो रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना है नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, टेन स्क्वायर। कितना होता है, टेन स्क्वायर। और बोर्ड तो यहां तक कि इसी क्वेश्चन में ना सिंपल टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पूछ सकता है आपसे। किसका पूछ सकता है, टेन स्क्वायर एक्स का। और उसी को ना देखो चेंज कर दिया, एक स्टेप आपको घुमा दिया कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। कई सोचेंगे ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाया, ऐसा तो कोई किया ही नहीं, बुक में था ही नहीं, था टेन स्क्वायर। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चन हो तो आप उनपे फॉर्मूले अप्लाई करके थोड़ा बहुत उनमें चेंज करके देखें कि क्या बन रहा है, बेसिक यानी अंदर से वो कैसा है, उसको आप जरूर नजर रखें उसके ऊपर। तो वो तभी लगेगा जब आप फॉर्मूले अप्लाई करवाएंगे। अब बात आई टेन स्क्वायर की। तो यहां पे एक चीज हम अभी क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, और उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2, जैसे टेन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, ऐसे अपने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर उन पे पावर 2 है तो आपको ये बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है
कि ऐसे केसेस में हमारे पास केवल दो ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। कितने? दो ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। कौन से होते हैं वो भी समझना। ऐसे केसेस में हम केवल एक तो सर sec स्क्वायर एक्स को जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होता है, बिल्कुल सही बात है। और एक में सर इसमें हम इसको cos x स्क्वायर एक्स को भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, माइनस कोट एक्स होता है। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर लगा है, क्या लगा है? स्क्वायर अगर लगा है तो केवल दो ही डायरेक्ट फॉर्मूले हम जानते हैं। एक तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है डायरेक्ट, और एक है cos x स्क्वायर एक्स का आता है। इसका मतलब बाकी जो चार बचे, कौन बचे? साइन स्क्वायर बचा, cos स्क्वायर बचा, tan स्क्वायर बचा और कोट स्क्वायर बचा। अगर ये फंक्शन दिखते हैं तो कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। तो फिर tan स्क्वायर को कैसे डील करेंगे सर? तो जब भी tan स्क्वायर आ जाए तो आप एक 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स। हमें तो tan स्क्वायर चाहिए, तो 1 भैया को उधर भेज देंगे भाई, है ना। 1 को उधर भेज दो तो उधर कितना हो जाएगा? ये sec स्क्वायर एक्स से -1। तो यहां से आपके पास एक tan स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। tan स्क्वायर एक्स की जगह आप कितना लिखेंगे? sec स्क्वायर एक्स से -1। ठीक है ना। स्क्वायर में हम दो का ही जानते हैं, ये बात दिमाग में अच्छे से बिठानी है, चार का नहीं जानते। तो उन चारों को आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से उनको चेंज करोगे, उनको sec स्क्वायर में लाओगे, cos स्क्वायर में लाओगे, कुछ भी ऐसा करेंगे कि हमें दो ही रास्ते होंगे हमारे पास। यानी एक तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में चेंज कर ले ताकि उसका फॉर्मूला हम जानते हो ऑलरेडी, नहीं तो पावर को रेड्यूस करो। रेड्यूस मीन्स पावर को कम करो। अगर अगले ने पावर 2 दी है तो आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें जिससे पावर 1 में आ जाए, और जैसे ही फंक्शन की पावर 1 होती है फिर हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो ही रास्ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर ले, ऐसा यूज करें ताकि उसका इंटीग्रेशन आपको आता हो। जैसे यहां हमने tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में पलटा तो sec स्क्वायर का हमें आता है, या फिर पावर को रिड्यूस कर दे, पावर को 1 बना ले। 2 है तो भी 1 बनाएंगे, कल को 3 है तो भी 1 बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न हमारे रहेंगे। अब देखो इसका कितना आ जाएगा, सबको पता है sec स्क्वायर एक्स का, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हम लिख देंगे tan x। अब -1 तो माइनस तो लगा देते हैं, यहां क्या बचा? 1 का मतलब 1, ये dx इंटू में इसके 1 डॉट dx है। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 डॉट dx की। और काफी स्टूडेंट है ना, जल्दबाजी में वो एक माइंड के अंदर वो बात रह जाती है कि 1 का तो 0 हो जाता है। 1 का क्या हो जाता है? 0। अरे वो तो डिफरेंशिएशन होता है 0। जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात कर रहे हो, अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर 0 मत देना, गलती से भी किसी का भी 0 मत देना। कल को अगर 0 का ही इंटीग्रेशन आ जाए सामने तुम्हारे तो भी 0 मत दे देना। 0 का इंटीग्रेशन भी c होता है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको 0 नहीं देना है। कब तक? जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस है, यानी आपको यहां लिमिट ना दिखे तब तक कभी भी भूल के नहीं देना है। वो तो डिफरेंशिएशन 0 होता है 1 का। तो सर इसका क्या होगा? 1 डॉट dx। 1 डॉट dx का मतलब dx ही है भाई। 1 को dx से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। और dx का होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। dy का y होता है, dt का t होता है। ऐसे dx का कितना हो जाएगा? x। तो माइनस हमने पहले लगा दिया, 1 डॉट dx यानी dx का कितना हो जाएगा? x प्लस c। तो tan x माइनस x प्लस c, ठीक है। tan x माइनस x प्लस c। और इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही इस केस के अंदर, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपके बेसिक्स रूल इंटीग्रेशंस के बताने के। काफी रूल्स हैं, हमें उन सब पे फोकस करना है क्वेश्चंस के साथ साथ, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो इंटीग्रेशंस को, तो 12th मैथ क्लास की एक प्लेलिस्ट है आपके
यूट्यूब चैनल्स पे, उसमें आप देखेंगे तो 40 वीडियो पड़े हुए आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के ऊपर। तो आप 40 तो नहीं देख पाएंगे अभी, और उसमें क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर जो आपका कोर्स था उसके अकॉर्डिंग है, परंतु आप हर एक्सरसाइज का जो बेसिक डिटेल है, बेसिक जो मेथड है, उनको वहां से कवर कर सकते हैं। उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा टाइम लगेगा। केवल बेसिक, जैसे कोई भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो उसको वहां से आप केवल उस मेथड्स को सुन सकते हो, ठीक है ना। आपका आईलेट वाला रूल है, फर्स्ट सेकंड रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या पार्शियल फ्रैक्शंस रूल है, तो उनके जो बेसिक्स हैं वो वहां से आप हर एक्सरसाइज के साथ देख सकते हो और उनको अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ हम थोड़ा सा, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो हर टॉपिक्स पे फुल डिटेल में बात नहीं करेंगे, हमारा जो उस क्वेश्चन में जितना यूज होगा उसी पे हम बातें करेंगे, ठीक है। तो इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको देख रहे हैं, आप बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, और आप इनसे एक आइडिया कर सकते हैं कि बोर्ड जो है वो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस। तो क्या क्वेश्चन आपका, रूट में 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो पहली बात, एक तो रूट आया हुआ है, रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ही यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, तो आप एक ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अगर ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x। तो ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। इसी में एक और होता है जो मैं याद दिलवा दूं अभी, साइन स्क्वायर एक्स भी होता है इसी केस में, बस यहां क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर यहां प्लस है तो cos स्क्वायर बोलते हैं, अगर यहां माइनस आ जाए तो क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर बोलते हैं। और ये दोनों ही फॉर्मूले इंटीग्रेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लेंगे क्वेश्चंस में कितनी बार आप इनको यूज करने वाले हैं। तो एक तो cos स्क्वायर एक्स का होता है और एक साइन स्क्वायर एक्स का। cos स्क्वायर में बीच में क्या होता है, प्लस, और साइन स्क्वायर में क्या होता है, माइनस। तो यहां तो प्लस है ना अपना, तो हमें तो ये चाहिए 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x कितना होता है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 का सबको पता है रूट 2 होता है, और जो cos स्क्वायर है वो बाहर कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos x। अब आप देखेंगे कि आपको जब इंटीग्रेशंस करना है तो एक फंक्शन तो cos x है, और इसके इनटू में कौन है, रूट 2 है, और रूट 2 कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट। तो जब भी एक फंक्शन कांस्टेंट हो, एक फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो, और एक वेरिएबल हो, तो आपको हमेशा इंटीग्रेशंस करते समय क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब उसको इंटीग्रेशन से बाहर करें, सेम टू सेम लिख दे। जैसे यहां रूट 2 कांस्टेंट है तो रूट 2 का ना आप यहां लिख दें, बिल्कुल अलग ही लिख दिया रूट 2। अब क्या बचा आपके पास, cos x, और cos x का सभी को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। बस कांस्टेंट को छोड़ देना है, सेम टू सेम रख देना है, और जो उसके इनटू में फंक्शन है उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का कितना होता है, sin x होता है। तो रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस c, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस तो हमने बोर्ड में आए हुए ही किए हैं, जो बोर्ड में पूछ चुके हैं वही क्वेश्चन किए हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल चुका होगा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चंस है। tan x अपॉन cot x, tan x अपॉन
कोट एक्स। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 किया था, मैं एक बार इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 किया था 1 प्लस कोस 2 एक्स dx। ठीक है, क्या बताया था इसके लिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आना चाहिए। कल को यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, रूट में 1 माइनस कोस 2 एक्स, तो आप माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। कल को अगर इसको ऐसे भी पूछता है 1 प्लस कोस एक्स, यानी ये वाला जो 2x है उसकी जगह क्या लिख दे x, यानी 2x का x कर दिया तो हाफ कर दिया, तो 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2। इसी का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2। और अगर यहां माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। तो देखो इन्हीं को 5-6 क्वेश्चन पूछ सकता है, और इनको 1/1 में भी पूछ सकता है ना, ऐसे 1/1 लगा लगा के सबको, तब भी आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो उसके बेसिस पे 8-10 क्वेश्चन और भी आते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको सोचें और करें तो। अब देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, tan x अपॉन cot x। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी पहले ही। अब कई सोचेंगे सर कहां कर लिया, बिल्कुल कर लिया, आप अभी देखना कैसे कर लिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, tan x इंटू 1/cot x, है ना, एक बार अलग अलग कर दिया। और सबको पता है tan का अपोजिट कौन होता है, cot होता है, तो 1/cot का कौन हो जाएगा, tan हो जाएगा। 1/cot कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो एक tan x ये है, 1/cot भी कितना होता है, tan x होता है। और tan x इंटू tan x कितना होता है, tan स्क्वायर x होता है। कितना होता है, tan स्क्वायर x होता है। अच्छा, तो tan स्क्वायर x तो अभी किया था, बिल्कुल किया था। तब तो क्या लिखा था उसने, तब लिखा था उसने sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसा पूछ ले आपको डायरेक्ट सिंपल सा tan स्क्वायर एक्स पूछ ले, आपको सिंपल सा थोड़ा सा tan x अपॉन cot x पूछ ले, सब एक ही खिलाड़ी हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का अच्छे से यूज कर रहा है, मिक्सअप कर करके दे रहा है। तो हमें सब पे नजर रखनी है, क्वेश्चन तो एक ही है। अब इस क्वेश्चन को वहां कैसे डील किया था आप सबको पता है, tan स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx लिखेंगे। और sec स्क्वायर एक्स का आप सबको पता है tan x होता है, -1 का -x होता है प्लस c, ये हम सीख चुके हैं, तो इस पे ज्यादा हम डिस्कशन वापिस नहीं करने वाले हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है और अच्छा क्वेश्चन है। tan इंटू एक्स की पावर 9 प्लस tan की पावर x इंटू लॉग 10, बेस ई है, आप शो करें तो अच्छी बात है, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन x की पावर 10 प्लस tan की पावर x इंटू dx। ये क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है बोर्ड में, और सब्स्टिट्यूशंस मेथड के ऊपर है। 7.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो काफी स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किसे पुट करना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती है। तो अगर आप 4-5 बेसिक्स रूल्स का अगर आप ध्यान रखें तो क्वेश्चंस को देखते ही बता दोगे कि मुझे किसे पुट करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या नजर रखनी है, क्या ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पे एक बार उस मेथड का डिस्कशन कर देता हूं अभी। अगर आप ध्यान दें तो जैसे आपका एक तो फंक्शन होता है साइन, है ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ई की पावर में, है ना, लॉग के आगे, है ना, ई की पावर में लॉग के आगे। आप इन सब में क्या ध्यान रखेंगे, मान लो आपके क्वेश्चंस में साइन एक्स गिवन है, क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड का मीनिंग क्या होता है, मेथड ये कहता है
कि आपको एक ऐसे फंक्शंस को टी मानना है, ऐसे फंक्शंस को टी, है ना, टी की जगह नोटेशंस आप और भी यूज कर सकते हैं। एक ऐसे फंक्शंस को आप टी बोलें जिसका डिफरेंशिएशन मानी अवकलन भी उसी इंटीग्रेशन में, यानी इंटीग्रांड बोलते हैं वैसे तो, समाकल्य यानी उसी के अंदर आए। जैसे ये आपका एक फंक्शन है, तो इसमें आपको किसी एक फंक्शन को टी बोलना है और जिसको आप टी बोलेंगे उसका डिफरेंशिएशन भी यही गिवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हुआ मेथड की बात, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या है, यानी हम एक ऐसे फंक्शंस को टी बोले जिसका डिफरेंशिएशन भी उसी इंटीग्रेशंस में आ रहा हो, इनटू में, डिवाइड में, कहीं भी आ रहा हो, आना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है सर कि यही पहचान में तो नहीं आता कि किसको टी बोले, यही बात तो समझ में नहीं आती कि हम टी किसे मानना चाहिए, इस चीज का हमें आइडिया नहीं होता। तो आज से आप ये बात बिल्कुल देखते ही बता दोगे कि टी किसे बोलना चाहिए, कम से कम आपको ये तो आएगा कि मुझे टी किसे मानना चाहिए, इतना आप जरूर समझ जाओगे इस अभी। तो देखिए, अगर सिंपल साइन एक्स लिखा है, कोस एक्स लिखा है, टेन एक्स, कोट एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे ना बेसिक फंक्शन है, खूबसूरत फंक्शन है, इसमें कोई झोल वगैरह नहीं है। परंतु कल को यहां साइन के आगे है ना रूट एक्स लगा दे, है ना, कोस के आगे ई की पावर एक्स लगा दे, टेन के आगे मान लो 1/x लगा दे, ई की पावर में जैसे यहाँ रूट एक्स लगा दे, लॉग के आगे साइन एक्स लगा दे, ऐसे ही कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। तो आपको नजर क्या रखनी है, ये जो भी 6 तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक ई का फंक्शन हो गया और एक लॉग का। अगर इनमें आगे एक्स लिखा होता है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को एक्स के नाम पर कुछ भी नया फंक्शन डाल के जाता है, नया फंक्शन बोले मीन्स रूट एक्स जैसा दे गया, ई की पावर एक्स दे गया, 1/x दे गया, जैसे कोट के आगे log x लिख गया, ठीक है ना, x के अलावा कुछ भी नया 2x हो गया, है ना, x² हो गया, रूट एक्स हो गया, 1/x हो गया, ई की पावर एक्स, log x, कुछ भी x के अलावा कुछ भी नया डालेगा उसी को मुझे t बोलना है, उसी को मुझे क्या बोलना है, t बोलना है। इसके अलावा अगर पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी log आ जाए, क्या आ जाए, log, अगर कोई log का क्वेश्चंस है तो आप log को हमेशा t मानेंगे, मतलब कुछ भी रूल नहीं देखना, log को क्या मानना है, t मानना है। अगर इसमें कोई इनवर्स फंक्शन आता है, जैसे साइन इनवर्स x आ जाए, है ना, कोस इनवर्स x आ जाए, टेन इनवर्स x, ये भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अगर पूरे क्वेश्चंस में आपको इनवर्स भी मिल जाए तब भी आप उसको क्या बोलोगे, टी। दो चीजों को तो आप तुरंत ही टी मान लोगे, एक तो लॉग को और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और ये सारे जो भी यहाँ पे 6। इसके अलावा ऐसे अगर फंक्शन है तो उसमें एक्स लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स के अलावा कुछ भी नया लिखेगा, 2x लिखेगा, कभी x² लिखेगा, कभी रूट एक्स लिखेगा, कभी ई की पावर एक्स लिखेगा, कभी log x लिखेगा, कभी 1/x लिखेगा, कल को कुछ और लिखेगा, तो उसी को क्या बोलना है, टी बोलना है। दिमाग में अच्छे से बिठा लें आप इस बात को, उसको क्या बोलेंगे, टी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, यानी अंश अपॉन हर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मोस्टली आप डिनोमिनेटर को ट्राई करें। किसको ट्राई करें, डिनोमिनेटर को, नीचे वाले फंक्शंस को टी माने। और अगर कल को डिनोमिनेटर रूट के अंदर आता है, किसके अंदर आ जाए, रूट के, फिर तो पूरे चांस हैं कि रूट के अंदर जो फंक्शन होगा वही टी होगा, वही क्या होगा, टी होगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं चीजें आपको फिर से रिवाइज करवाता रहूंगा, इस मेथड के रूल। अगर ये 2-3 चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, अगर आप देखना चाहें तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर केस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कई कहेंगे सर देखो इसमें तो log भी है, आपने कहा था log तो मिलते ही पुट कर लो, बिल्कुल पुट कर लो, पर आप देखो log 10 है, log x नहीं है, log 10 तो कांस्टेंट है, log 10 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे log x होता तो हम जरूर पुट करते, पर यहाँ तो log 10 है यानी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये पुट नहीं करवाना है। केस आपका है
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो मोस्टली किसको पुट करना चाहिए, डिनोमिनेटर का। हाँ, अगर ये log x होता है, ये log 10 है, ठीक है ना, तो log x अगर होता, चाहे फिर न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, फिर तो आपको log ही पुट करना है। परंतु यहाँ log जो है वो log x नहीं है, log 10 है, ये आप ध्यान रखें। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो किसको पुट करना चाहिए, डिनोमिनेटर का। तो पुट हम किसको करवा रहे हैं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को क्या मान रहे हैं, t। और जिस फंक्शन को हम t बोलते हैं, जिस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, t, उसका हमेशा क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। ये आप जरूर याद रखें, उसका आप हमेशा क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। मींस यानी इस पूरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करो चाहे t के रेस्पेक्ट में करो, वो आपके ऊपर चॉइस है, पर हम चीजों को कैसे लिखेंगे वो समझना। x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जिधर x का फंक्शन होगा उसका x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, जिधर t का फंक्शन होगा उसका t के रेस्पेक्ट में। यानी लिखना कैसे उस चीज को समझना। तो x की पावर 10 का सबको आता है, क्योंकि अभी हमने जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर्स है वो अपना अभी कवर किया है, तो सबको आता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यानी जितनी पावर होती है वो इंटू में आ जाती है और एक पावर हम कम कर देते हैं। तो यहां कितना आ जाएगा, 10 इंटू में आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, 9। तो ये तो हुआ x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन। फिर प्लस है 10 की पावर x का मतलब है a की पावर x की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, a की पावर x की। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। a की पावर x यानी वो खुद फंक्शन आएगा 10 की पावर x और आगे क्या आ जाएगा log a, और a आपका कितना है यहाँ 10। तो यानी ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो आप ब्रैकेट लगाएं और इनटू में कितना कर दें, dx, क्योंकि ये x का कितना हो गया, dx। और इधर जो t है उसकी जगह क्या लिख देंगे, dt। जब तक आप t पुट करवाएंगे तब तक आप हमेशा क्या लिख देंगे, dt। देखो x का, अगर आप इसको इतना ही करेंगे, अगर आप इसको ऐसे ही लिखते हैं कि सर देखो x का तो ये होता ही है, और इधर आपने t का x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx, और ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा। तो इन चीजों को ना हम शो नहीं करते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या रखते हैं हमेशा के लिए, कि आपका जो फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन करें। अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है, जैसे बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, तो फिर आप ब्रैकेट लगाएं और dx का इंटू कर दें, और जब तक t लिख रहे हैं तो क्या करते रहें, dt करते रहें। t का कितना हो जाएगा, dt, x का dx। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखो ऊपर वाला फंक्शन यही तो आपका 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, ये सेम ऐसा ही। तो बेस आप ई यहां भी लगा सकते हो। तो देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये, और इंटू में dx, यही तो आपका ये वाला सेम। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिखेंगे, dt। देखो यही तो है ना आपका dx dt के बराबर, ये हो गया dt। और नीचे वाले को आपने क्या माना था, t माना था। नीचे वाले को आपने क्या माना था, t। तो ये बना dt अपॉन t। चलो एक और फॉर्मूला सीखते हैं फिर तो इंटीग्रेशन का। यहां से एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है, dx अपॉन x का होता है log x, सबको पता होना चाहिए। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो आज के दिन dt अपॉन t है, यानी इस x की जगह, इस वाले x की जगह क्या आ गया, t। इस x की जगह भी क्या आ गया, t। तो आप भी इस x की जगह क्या डाल दोगे, t। तो dx अपॉन x का log x होता है। और जब भी आपको नोटेशंस में प्रॉब्लम होती है, कईयों को dt अपॉन t में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको जानबूझ के x में पढ़ा करो dx अपॉन x से। और इसका क्या होता है सबको पता है, log x, पर x तो क्या है, मैं जानबूझ के x को क्या पढ़ रहा हूं यहाँ पे, t। तो यानी dt अपॉन t का हो गया log t प्लस c। और t आपने किसको कहा था, t आपने ये रहा, t किसको कहा था आपने, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है,
log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस c। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 6 ही कवर करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशंस पे अपना पहला वीडियो है। थोड़ा टाइम हमने एक्स्ट्रा लिया है जानबूझ के, ताकि आपको धीरे धीरे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी रिवाइज हो जाए, वो काम कैसे करते हैं वो भी रिवाइज हो जाए, और जो मेथड्स हैं जिनको आप क्लास में अच्छे से, काफी स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पाए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है, उसमें पहचान क्या होती है, ठीक इसको हम माने, वो सारी चीजें जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो हम और डिस्कशन से करेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू सीरीज को देख रहे हैं तो सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसमें मैं और सुधार कर सकूं। तो यहां तक देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद।